नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां गायत्री तीर्थ शांति कुंज, जो कि शिक्षा और आध्यात्म की दिशा में कार्य करने वाली एक विश्व की प्रसिद्ध संस्था है, और जिसमें कि बता दें आपको कि अपने शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बैरागी कैंप में भूमि पूजन किया। और वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पांडे के साथ साथ जगत गुरु राजेश्वराश्रम भी उपस्थित रहे। जहां कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत को 2047 तक एक विकसित और विश्व गुरु बनाने के लिए सनातन संस्कृति और इस प्रकार के कार्यक्रमों की अत्यंत ही आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे आयोजनों में हमें आत्मिक जागरूकता मिलती है, और जिससे कि हम अपने देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और भी बेहतर समझ सकते हैं। सबसे पहले आप सबको प्रणाम। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज हरिद्वार के अंदर में अखिल विश्व गायत्री परिवार के वसुधा वंदन समारोह किया है, और अगले 50 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। ये सचमुच एक अद्भुत क्षण है कि पूजनीय माता जी की जन्म शती है, और जो अखंड ज्योति है उनके भी शताब्दी हो गई है। और आज हम सब ने इकट्ठा होकर संकल्प लिया है, निश्चय लिया है, रिजॉल्व लिया है कि पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, विश्व की सेवा कल्याण के लिए हमको क्या करना चाहिए। आज जिस प्रकार से हम सब के अंदर में एक उत्साह था कि किस प्रकार हमको अपने आप को पहचानना है, वो भारतीयता को पहचानना है, वो ब्रह्मांड की शक्ति को पहचानना है, अपने अंदर जो आत्मा की शक्ति है उसको किस प्रकार पहचाने। और मुझे बहुत खुशी है कि गुरुदेव जी ने इसके बारे में बहुत विस्तार से ज्ञान दिया है हमको। जो हमारे शांति कुंज के अंदर में संस्कृति देव विश्वविद्यालय है, जो वो कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे समर्पण के साथ में सेवा कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती आज हम सब ने ली है अपने आप के लिए कि हम अपने आप को भीतर से कैसे बदलें। और ये भी समझ में आया, रियलाइजेशन आया कि अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो पूरा युग बदलेगा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा देश भर में चलाए जा रहे एसआईआर की शुरुआत अब उत्तराखंड में भी हो गई है। जो है आपको बता दें कि इस चरण में आगामी विशेष पुनः निरीक्षण की तैयारियां भी की जा रही हैं, ताकि किसी भी मतदाता को असुविधा का सामना ना करना पड़े। और इसके लिए प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने और संवाद अभियान को चलाने के लिए कार्य को तेज भी कर दिया गया है। ऐसा इसलिए हम अभी से तैयारी किया है, क्योंकि उस टाइम पे हमको थोड़ा टाइम जो भी मिलेगा उससे अच्छा है कि हम अभी से तैयारी कर ले। अभी हमने अभियान शुरू किया है कि हर रोज एक पन्ना, मतलब लगभग 30 वोटर से हर रोज संपर्क करेगी बीएलओ। ठीक है, वो चीज़ वेरी इजीली डूएबल। एक पन्ने में 30 वोटर्स होता है। ऐसा करने से हमारा 1 महीने में वो बीएलओ सारी वोटर से संपर्क कर सकते। बस इसमें मेन यही देखना है कि हमारा वोटर यहाँ पर उपस्थित है या नहीं है, क्या हुआ है। मोबाइल पे ही आज की तारीख में तो कोई कागज़ तो लेना नहीं किसी से। बस ये अभियान जब शुरू होगा उस समय ये कुछ पैनिक टाइप की सिचुएशन ना बचे, इसलिए हमने अभी से बोला है कि भाई आप आपकी उनसे बात कर लीजिएगा। आपकी शिफ्टेड वोटर्स, मेन क्या होता है, जैसा हमारा मसूदा जी का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले टेरी में रहते थे 2003 में, अब यहाँ देहरादून में काम कर रहे हैं। मान ली वहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम है, अगर वो ढूंढना चाहेगा अभियान के तहत के टाइम पर, थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। इसलिए आज ही तारीख में जाए और यहाँ से फ़ोन करके संपर्क करके पूछे तो कोई दिक्कत नहीं आ सकते हैं। इसलिए आउटरीच का कैंपेन अभी हमने शुरू किया था। सो आप लोगों के माध्यम से हमने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि आउटरीच का अभियान चल रही है। बीएलओ हर रोज़ हमने ये बोला है कि 30 मतदाताओं से संपर्क करेगी। पेज में 30 है ऑलरेडी, उन्होंने लगभग मुझे लगता है कि 7% लोगों से ऑलरेडी संपर्क कर चुका है। सो मात्र बचे 30% लोगों, 40% लोगों से उनको संपर्क करना है। आने वाली 30, अभी तो 2-3 महीने टाइम है हमारे पास।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी प्रतीक जैन का भजन सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि प्रतीक जैन उत्तराखंड के कैडर के साल 2018 के आईएएस अधिकारी हैं और जहां प्रतीक जैन का इस समय रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी के पद पर तैनात हैं। जहां आपको बता दें कि पहले भी केदारनाथ की पैदल यात्रा के निरीक्षण और यात्रा की व्यवस्था के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था और इस बार डीएम प्रतीक जैन भगवान केदार के शीतकालीन प्रवास के ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार शीतकालीन यात्रा को लेकर लगातार प्रसार और प्रचार कर रही है और ऐसे में ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में भजन और पूजन के कार्यक्रम के दौरान डीएम प्रतीक जैन भगवान शिव के गीत गाते हुए नजर आए। शिव कैलाशों के वासी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर थराली से है, जहां 147 के अंक को लेकर कर्नल कोठियाल के बयान के बाद कांग्रेस इस मुद्दे पर जमकर राजनीति करने में जुटी है। जी हां, आपको बता दें कि इस पर कर्नल कोठियाल ने अपनी सफाई दी है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। कर्नल कोठियाल का कहना है कि थराली जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस की ओछी राजनीति सामने आ रही है। जहां 29 नवंबर को ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी में आयोजित वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने अपने ग्राउंड स्टडी और अनुभव के आधार पर विचार रखे थे और यह एक शैक्षिक मंच था जहां मैंने चाइना थ्रेड और वाइब्रेंट विलेज के साथ साथ थराली के पुनर्निर्माण के बारे में भी बात की। 30 नवंबर को ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी में आपदा प्रबंधन पर आयोजित सेमिनार वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट में मेरे द्वारा ग्राउंड स्टडी और अपने संपूर्ण अनुभव के आधार पर विचार रखे गए। यह एक एजुकेशनल फोरम था जहां पर मैंने करीब 10 मिनट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार रखे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने हरिद्वार में गंगा पूजन पर उत्तराखंड की शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि उन्होंने नमामि गंगे घाट पर गंगा पूजन करते हुए यात्रा की शुरुआत और 5 दिसंबर को शंकराचार्य आश्रम से यात्रा की औपचारिक शुरुआत की घोषणा की। जहां शंकराचार्य ने यह भी जानकारी दी है कि 3 साल पहले उन्होंने शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत की थी और जिसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उत्तराखंड सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने सनातनियों से शीतकालीन यात्रा में बढ़ चढ़कर शामिल होने का आह्वान किया है और कहा कि शीतकालीन में पूजा का स्थान बदलता है लेकिन पूजा कभी नहीं रुकती। ये सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि 2027 में कुंभ नहीं हो सकता, क्योंकि 2027 जो है ये ग्रेगरी की गणना है, ईसाइयों की गणना है और ईसाइयों की गणना में कुंभ जैसी चीज होती नहीं। ग्रेगरी ने कभी भी अपने कैलेंडर में कुंभ होगा ऐसा कुछ निरूपण किया नहीं है, इसलिए कुंभ 2027 में हो नहीं सकता है। इसलिए 2027 और कुंभ इनको साथ साथ रख करके चलना सही नहीं है। इसलिए आप हमारे विक्रम संवत की बात करिए तो विक्रम संवत अभी 2082 चल रहा है, फिर 2083 आएगा, उसके बाद 2084 आएगा और 2084 विक्रम संवत में हरिद्वार में आयोजन होगा। अब जहां तक एक झगड़ा लगा दिया है लोगों ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्ध कुंभ को कुंभ कहा जा रहा है, कुंभ को महाकुंभ कहा जा रहा है, पूर्ण कुंभ कहा जा रहा है, तो हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं चाहे अर्ध कुंभ कहो, चाहे पूर्ण कुंभ कहो, चाहे महाकुंभ कहो, कुंभ तो कह रहे हो ना, और हमें तो कुंभ से लेना देना है। कुंभ माने घड़ा जिसके अंदर पुण्य का संग्रह है और जिसका एक छींटा भी हमारे ऊपर आ गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हम इस पचड़े में न जा करके कुंभ के लिए लोगों को आह्वान करते हैं कि बहुत पुण्य अवसर आने वाला है अभी तैयारी के लिए। आइए यहाँ गोता लगाइए, देखिए सर्वत्र। खबरों में आगे बढ़ते हैं हल्द्वानी से, जहां परिवहन विभाग से 2 महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि पहली निजी वाहनों के लिए नई नंबर प्लेट सीरीज को शुरू कर दिया गया है क्योंकि पुरानी सीरीज लगभग समाप्त हो चुकी है। तो वहीं अब वाहन मालिक अपने पसंदीदा फैंसी नंबर को fancy.parivahan
government.in पर के माध्यम से ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। जहाँ आपको बता दें कि आरटीओ गुरुदेव सिंह के अनुसार फैंसी नंबरों की फीस 2000 से 1 लाख रुपए तक की तय है और जबकि कुछ विशेष नंबरों की नीलामी भी की जाएगी। जहाँ आपको बता दें कि दूसरी बड़ी कार्रवाई सीज वाहनों को लेकर भी की गई है, जहाँ आरटीओ के परिसर में लंबे समय से खड़ी करीब 120 सीज गाड़ियों से भर चुका है और जहां आपको बता दें कि अव्यवस्था भी बढ़ गई है। तो ऐसे में विभाग ने चेतावनी भी जारी की है, जहां यह नोटिस जारी किया गया है कि यदि वाहन 90 दिनों के भीतर नहीं छुड़ाया गया तो 91वें दिन से नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कार्यालय में हल्द्वानी ऑफिस में वर्तमान समय में UK04 AP सीरीज चल रही है, जो संभवतः कल समाप्त हो जाएगी और कल हम जो है UK04 AS सीरीज जो है उसको खोलेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां केदापुरम में जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कि आपको बता दें कि उन्होंने नारी निकेतन से लेकर शिशु सदन तक सभी व्यवस्थाओं का जायजा उनकी ओर से लिया गया और इसी दौरान डीएम ने नारी बाल निकेतन की व्यवस्थाओं की विशेष रूप से उनका निरीक्षण किया, जो कि बसहारा महिलाओं और बच्चों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण संस्थान है। आपको बता दें कि बेसहारा लोगों के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण संस्थान है, जो कि बेहद ही सराहनीय कार्य भी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को भी परखा जाए और जहां 2 महिला होमगार्ड की तैनाती के आदेश भी उनकी ओर से दिए गए हैं। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया स्थित वाइब्रेंट विलेजेस के पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है, ताकि पलायन को रोका जा सके और इन गांवों को फिर से आबाद किया जा सके। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि वाइब्रेंट विलेज 2.0 योजना के तहत नेपाल से सटे 40 गांवों को डिजिटल तरीके से पुनः निर्मित किया जाएगा और इस योजना के तहत इन गांवों में आजीविका, आवास, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य विकास कार्य भी किए जाएंगे। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी अनुराधा पाल ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है और प्रत्येक गांव के लिए एक अधिकारी को भी नियुक्त किया जाएगा। योजना में पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जैसे जिलों के गांव भी शामिल हैं और इस पहल ने न केवल गांवों का विकास होगा बल्कि पलायन भी रुकने की उम्मीद है और जिससे कि इन क्षेत्रों में जीवन स्तर में भी सुधार होगा। VP1 में जो हमारे 51 विलेजेस थे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद के, लगभग हमने 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेजे थे, जिसमें लगभग 200 के करीब हमारे स्वीकृत हुए थे। जिसमें कन्वर्जेंस की योजनाएं भी थी, स्टैंड अलोन VP1 की योजनाएं भी थी। उसमें हमारे लाइवलीहुड से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी थे और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट भी थे और पिथौरागढ़ में PMGSY की 5 सड़कें भी थी जो कि हमारी स्वीकृत हुई थी, जिसमें एक सड़क BRO ने टेक ओवर करी है, 4 सड़कें PMGSY उस पर काम कर रही है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग की तरफ से भी कुछ तीनों ही डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कंसेप्ट पर भेजे गए थे। जैसे अगर हम गुंजी की बात करें तो गुंजी में शिवोधाम का प्रोजेक्ट भेजा गया था भारत सरकार को, नीति माणा का मास्टर प्लान के तहत भेजा गया था और जादूंग और हरसिल का अलग से पर्यटन के कुछ प्रोजेक्ट भेजे गए थे। तो उन पर भी भारत सरकार ने विचार किया है, कुछ में सैंक्शन भी दी है। और अभी भी भारत सरकार की जब लास्ट VC में भी बताया गया था कि अभी भी स्टेट VP1 के प्रोजेक्ट भेज सकता है, जल्दी से जल्दी SLAC करा दे। भारत सरकार में भी 15 दिसंबर के आसपास उसकी मीटिंग होनी है, जिसमें प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल जाएगी। खबर देहरादून से ही है, जहां आबकारी विभाग ने अवैध शराब के एक शातिर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि देर रात कवाली रोड पर विभाग की टीम ने 10 पेटी शराब को बरामद किया और जिन पर आर्मी के नाम के नकली लेवल और आपको बता दें कि फॉर सेल इन डिफेंस ऑनली का फर्जी टैग भी लगाया गया था। बता दें कि इस सुराग को आगे बढ़ाते हुए विभाग ने अधोवाला पहुंचा और जहां पर एक मकान को गुप्त गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, तो वहीं यहां से 13 पेटी शराब को बरामद कर लिया गया है और जिन पर फर्जी लेबल थे। आपको बता दें कि प्रभारी सहायक
आबकारी आयुक्त और प्रेरणा बिष्ट ने इस पर जानकारी दी है कि शराब असली थी, लेकिन उस पर लगे लेबल पूरे तरीके से फर्जी थे। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर के नगर पालिका क्षेत्र में कूड़े के निस्तारण के लिए टिंचिंग के ग्राउंड को बनाया गया है। जहां आपको बता दें कि लेकिन कूड़ा वाहन संचालन में सुरक्षा की गंभीर चूक देखी जा रही है। जहां एक कूड़ा वाहन में पीछे रखे कूड़े में आग लगने की घटना सामने आई और इसके बावजूद वाहन चालक बिना किसी डर के वाहन को हाईवे पर तेजी से दौड़ा रहा था। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि नगर पालिका के कूड़ा वाहनों में ऐसी लापरवाही देखी जा रही हो। पहले भी इस तरीके की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो आपको बता दें कि यह मामला उधम सिंह नगर का है, जहां जसपुर में कूड़ा वाहन में भीषण आग लग गई और जिसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आग लगने के बावजूद जो वाहन चालक है वो गाड़ी को फुर्ती से भगाता हुआ नजर आ रहा है। जहां आपको बता दें कि इस तरीके की जो शिकायतें हैं वो ग्रामीणों के द्वारा पहले भी दी जा चुकी है, लेकिन नगर पालिका के वाहनों की ओर से इस तरीके की लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और जिस पर यह मामला आज भी सामने आया, जिसमें कि आपको बता दें कि कूड़ा वाहन संचालक ने जो गंभीर चूक है वो देखी गई। जहां कूड़े के जो वाहन है उसमें कूड़े में आग लगने के बावजूद भी वाहन चालक जो है वो उसे तेजी से आगे की ओर बढ़ा रहा था। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कूड़ा वाहन है उसमें पीछे रखे कूड़े में आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो वाहन चालक है वो लापरवाही के साथ अपने वाहन को तेजी से आगे की ओर बढ़ा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में लोको पायलट 48 घंटे के अवकाश पर रहे, जहां आपको बता दें कि जिसमें देहरादून के 70 लोको पायलट भी शामिल हैं और ये लोको पायलट अपनी लंबित मांगों को लेकर उपवास पर हैं। हालांकि ट्रेन संचालन प्रभावित नहीं होगा और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको यह भी बता दें कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष सकाराम मीणा ने इस पर जानकारी दी है कि लोको पायलट लंबे समय से कई महत्वपूर्ण मांगों को उठाते आ रहे हैं और जिन पर अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं उनकी प्रमुख मांगों में किलोमीटर भत्ते में संशोधन, नियमित भर्ती निकालकर स्टाफ की कमी को दूर करना और लोकोमोटिव में शौचालय की व्यवस्था कराना शामिल है। खबर देहरादून से ही है, जहां लाडपुर में जंगल में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जहां आपको बता दें कि सुबह जंगल में घूमने पहुंचे कुछ लोगों ने युवक को संदिग्ध हालत में पड़ा देखा और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। जहां सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच को शुरू कर दिया। तो वहीं पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया है और जबकि आपको बताते चले कि फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर मिले सबूतों की बारीकी से जांच कर रही है। जहां युवक की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन शुरुआती जांच से मृत्यु के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। तो वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस का कहना है कि मामले का निष्कर्ष निकालने से पहले वैज्ञानिक जाँच बेहद ही जरूरी है और जहाँ पुलिस ने क्षेत्र में गश्त को भी बढ़ा दिया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।